अजिंक्य तारा पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। वो वहां स्वराज के प्रशासन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव का फैसला करेंगे और उसके बारे में हर जानकारी अन्नाजी पंत को मिलेगी। हे भगवान, राजकुमार शंभू! फिर से बेहोश हो गए। यीशु, किसी कारण से मुझे यह आभास होता रहता है कि पिताश्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यीशु, हम आपकी बेचैनी समझ सकते हैं, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, एक पुत्र होने के नाते हम शायद अपने पिता की देखभाल करने में कमी कर सकते हैं, लेकिन स्वराज्य के सैनिक की हैसियत से छत्रपति की देखभाल में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। युवराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की विजय हो! छत्रपति शिवाजी महाराज की विजय हो! छत्रपति शिवाजी महाराज की विजय हो! पिताश्री, आप थक चुके होंगे। बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है। हम गुड़ पानी लाते हैं। शंभू राजा, आप हमारी कितनी फिक्र करेंगे? पूरी यात्रा में आप हमारी फिक्र कर रहे थे कि ये लेकर आते हैं, वो लेकर आते हैं। लगातार आपकी जांच जारी थी। हमें बीच में थोड़ा सा पसीना क्या आ गया? आप तो घोड़े पर से उतरकर हमारे पास तुरंत चले आए। पिताश्री, आज आपकी वजह से ही स्वराज्य में खुशहाली फैली है। फिर आपको पसीना आया इसलिए हम घोड़े से उतर आए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? शंभू राजा, यहाँ बात बड़प्पन की नहीं है। यहाँ बात है वो हमारे प्रति चिंता की। पिताश्री, यही और ऐसे ही कई विषय पर आपसे खुलकर बात करनी है, खुलकर विचार विमर्श करना है। इसीलिए ही हमने आपको यहाँ हमारे पास बुलाया। कैसा है ना शंभू राजा, रायगढ़ पर हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है। पिताश्री, हमें भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अब हम यहाँ लंबे समय के लिए रहने वाले हैं। हम भी रुकने वाले हैं। आराम से बातें करेंगे। नहीं नहीं, छत्रपति बीमार है, इसलिए युवराज का समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आप कल सुबह ही रायगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। पिताश्री, हमें बहुत बातें करनी है आपसे। बहुत सारे विषय पर विचार विमर्श करना है। वो आज ही कर लेते हैं। ठीक है, पर आप अब आराम कीजिए। दूर का सफर तय किया है। आपसे बात करेंगे तो सारी थकावट चली जाएगी। पिताश्री, बातें करके मन प्रसन्न हो जाएगा, पर शरीर का क्या? आप सो जाइए। शंभू राजा, आज रात का खाना साथ में खाएंगे। जी पिताश्री। किले पर छत्रपति हैं। जी। पहरा चौकन्ना रखना। जी। और किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं चलेगी। जी। और हाँ, अपने सभी सैनिकों को सूचना दो। जी। चौकियों की पहरेदारी चौकन्ना रहकर करें। जी। और कुछ भी संदिग्ध दिखे तो यहाँ तुरंत खबर पहुँचाओ। जी। अरे भाई, ये जोखिम है, क्योंकि किले पे महाराज भी हैं और युवराज भी हैं। पर एक बात पूछनी थी। वो क्या? यहाँ जो कुछ भी होगा, ऐसी सारी छोटी बड़ी बातें सुन्नीस को बतानी है क्या? अरे चुप रहो। कुछ समझ में आता है? कौन सी बात चिल्ला के बोलनी चाहिए और कौन सी आराम से? हाँ, चलो जाओ। हाँ। यहाँ की हवा काफी अच्छी है। जी युवराज। वायुमंडल भी काफी अच्छा है। जी जी युवराज। और भूख भी अच्छी लगती है।
यहाँ के पानी का स्वाद भी अच्छा है। मतलब महाराज ने घूमने के लिए अच्छी जगह देखी है। और नहीं तो क्या। और सच कहूँ तो ये हमारा पूर्व पुण्य है, महाराज की सेवा करने का अवसर मिला। युवराज, खानसामे को साथ ही लेकर आए हैं। रसोई में कुछ करने जा रहा था, लेकिन मैं यहाँ लाया। तो आप बावर्ची हैं? जी। ये देखिए, महाराज को आसानी से पाचन हो जाए ऐसा खाना बनाइए। जी। क्या बनाएंगे? हाँ, मूंग की दाल, चावल और घी। और घी जो संदूक में रखा है वो। और किस प्रकार का भोजन बनाएंगे? माफ कीजिए युवराज, पर महारानी जी ने महाराज जी के खाने का सारा सामान और कौन से दिन कौन सा खाना बनाकर देना है, नहीं मतलब जलपान कौन सा देना है, दोपहर में खाना क्या होना चाहिए, रात के खाने में क्या होना चाहिए, ये सब बताकर रखा है हमें। बहुत अच्छे। माता श्री ने खुद आदेश दिया है, इसका मतलब हमारी चिंता दूर हो गई। जी युवराज, आपका और महाराज का खाना हम अलग बनाएं क्या? आपके लिए एक सब्जी बनाते हैं, सबसे प्यारी सब्जी और एकदम स्वादिष्ट सब्जी है यहाँ की, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बना दूं? आज्ञा दीजिए। पुतला रानी, क्या हुआ? सच में इच्छा नहीं हो रही। आज दोनों किले पर नहीं है। नहीं तो आपको तो पता ही है, सब साथ में खाना खाते हैं। थाली में ये सब्जी डालो, वो सब्जी डालो। फिर महाराज इनकार कर देते हैं। फिर उन्हें थोड़ा और लेने के लिए हम कहते हैं। कभी महाराज रोटी लेने से इनकार कर देते हैं। फिर हम उन्हें थोड़ा और खाइए कहकर और खिलाते हैं। सही कहा। पर अब क्या कर रहे होंगे? खाना खाया होगा और महाराज और राजकुमार शंभू दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। काम में व्यस्त हो जाते हैं, फिर खाना पीना सब भूल जाते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। और उसमें महाराज की ऐसी प्रकृति। पुतला रानी जी, चिंता मत कीजिए। चिंता नहीं, पर पुतला रानी जी, हम स्वराज्य की महारानी हैं, इसलिए दूर तक देखने की हुनर हम में भी आ गई है, महाराज की वजह से। मतलब महाराज आराम करने के लिए जाने वाले हैं और हम उनके साथ नहीं होंगे। ये बात जब हमें पता चला, तब हमने हमारे रसोइये संतू बाबा को पहले ही किले पर भेज दिया है। इसलिए महाराज के खाने पीने की चिंता मत कीजिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। उन्हें और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। महाराज की पसंद नापसंद उन्हें अच्छे से मालूम है। हे जगदीश्वरा, इसलिए निश्चिंत होकर खाइए। चलिए अब शुरू कीजिए। पिताश्री, नींद पूरी हुई? आराम मिला आपको? नींद तो आई ही नहीं। हाँ, पर थोड़ा आराम जरूर मिल गया। पिताश्री, थोड़ा सा सो लेना चाहिए था आपको। हमें कुतुब शाह सोने नहीं दे रहा है। जिन चीजों को हम हाथ में रखकर राजनीति खेल रहे हैं, वो हमें बार बार बोल रहे हैं, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। पिताश्री, कैसा है दक्षिण का इरादा? उसी विषय पर तो हमें आपसे बात करनी है। पिताश्री, हम बहुत उत्सुक हैं ये दक्षिण के इरादे सुनने के लिए। शंभू राजा, हम 3 वजह से दक्षिण दिग्विजय के लिए निकले हैं। उसकी पहली वजह है कर्नाटक के शेर खान लोडी पठान पर आक्रमण करके उन्हें खत्म कर देना। दूसरी वजह कुतुब शाह, मतलब अबुल हसन कुतुब शाह के साथ दोस्ती करना।
पिताश्री, बाद में बात करते हैं। और तीसरी वजह, दक्षिण देश की सत्ता ये दक्षिण के हाथ में ही रहनी चाहिए। उसके लिए कुतुबशाही, आदिलशाही और स्वराज्य को एक साथ होना चाहिए, क्योंकि आज या कल वो औरंगजेब दक्षिण पर हमला जरूर करेगा। उसे पूरे हिंदुस्तान में बस एक ही साम्राज्य चाहिए, और वो भी मुगलों का। और उसके शक्तिशाली साम्राज्य के सामने हमें खड़े होना होगा, उन्हें हराना होगा। तो दक्षिण में एक साथ बने रहना जरूरी है। पिताश्री, जब हमारे स्वराज्य ने जन्म लिया था, तब हमें नाकाम करने के लिए आदिल शाह ने कितने शक्तिशाली सरदारों को भेजा था। सरदार फतेह खान, पहले वो आया। जी हाँ, तब हम 18 साल के थे। हम उनसे लड़े, पर सारे सैनिक हमारे साथ थे। बाजी काका पाचल, गोदाजी जगदा, भैरूजी चोर, सर्जेराव जे थे। सभी ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की। बाद में अफजल खान, फिर सिद्दी जोहर, फिर रुस्तमी जमा, महलूल खान, इतने सारे शक्तिशाली सरदार आए और हार कर चले गए। और अब आप स्वयं जा रहे हैं, तो आपके लिए गालीचे ही बिछा देंगे वो। उसके लिए दो ही वजह है, सख्त अनुशासन और सख्त नियम। इसीलिए हमारे आम लोग स्वराज्य के लिए महान शक्ति पैदा कर सकते हैं। क्या बात है? आपको दिख रहा है क्या अजिंक्य तारा? आइए मोरोपंत, आइए। नहीं, मतलब इतनी गौर से देख रहे हैं आप अजिंक्य तारा की तरफ? आहट सुन रहा था। आहट? और इतनी दूर से? अच्छी, यही एक ही तो बात है दूर से सुनने की। आहट। आहट तो सुन रहा हूं, लेकिन महाराज के मन की बात समझना मुश्किल है। सही कहा, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि महाराज युवराज को साथ लेकर क्यों गए। कारण आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। राजनीति में कोई कितना भी छुपाए, पता चल ही जाता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, पता चले ना चले, लेकिन हमें अपना काम तेजी से शुरू कर देना चाहिए। काम ही करेंगे हम, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें निश्चित करनी जरूरी हैं। वो जल्द ही हो जाएंगी। मतलब? थोड़ा धैर्य रखिए मोरोपंत। लोगों में सब्र नहीं है, और उसमें भी हम उनके चंगुल में कभी फंसे नहीं। इसलिए वो अब आप पर हमला करेंगे। हम पर? जी हाँ, आप पर। पर हम किसी के निजी मामले में दखल नहीं देते हैं। यही बात तो लोगों को अच्छी नहीं लगती। शंभू राजा, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, कपड़े को नापते वक्त गजाला को और माल को नापते वक्त तराजू को झटका दिए बगैर वहाँ का व्यवहार ही पूरा नहीं होता। ऐसी दुनिया में हम रहते हैं। लोग आपको मुसीबत में डालने की बार बार कोशिश करेंगे, पर आप हमेशा सतर्क रहिए। शंभू राजा, हमारे दुश्मन अलग थे और आपके दुश्मन अलग हैं। हमारे दुश्मन हमें दिखाई देते थे, आपके दुश्मन आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि आपके दुश्मन को यह बात मालूम है कि आपके ज्ञान के आगे, बुद्धि के आगे, आपके पराक्रम के आगे वो टिक नहीं पाएंगे, और इस वजह से वो आप पर छिपकर हमला करेंगे। शंभू बेटा, हमेशा सावधान रहना, जरा भी असावधानी मत रखिए। जी पिताश्री। स्वराज्य तो खड़ा होगा, लेकिन स्वराज्य में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी गुलामी में रहना पसंद करते हैं। मुगलों की आदतों को और विविधताओं को स्वीकार कर लिया है, खुद को बेबसी के रंग में ढाल दिया है। शायद आपको भ्रमित किया जाएगा, लेकिन फिर भी उनकी सींगों का निशाना आपके पेट की ओर होगा, ये ध्यान में रखिए। और एक और जरूरी बात यह है कि हम दोनों में भी एकता होनी चाहिए हमेशा।
हमारे परिवार में भी संगति होनी चाहिए, नहीं तो हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे घर की नींव मजबूत होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा कहा जाता है कि दुनिया आपके खिलाफ होगी तो चल जाता है, पर अगर मुल्क आपके खिलाफ है तो ये नहीं चलता। गांव खिलाफ हुआ तो चलेगा, पर घर वाले खिलाफ नहीं होने चाहिए। एक घर अगर पूरी ताकत के साथ मजबूती से हमारे साथ खड़ा रहा तो किसमें इतनी हिम्मत है कि वो हम पर बुरी नजर लगाएं? सच कहा आपने। हमारे घर में परिवार के साथ मंत्री और सरदार भी साथ हैं। उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाइए, उनके प्रिय हो जाइए। सैनिकों में तो आप प्रिय हैं ही, वो तो हमें पता है और हमें उसकी चिंता नहीं है। चलिए फिर शंभू राजा, अभी आगे जाने की तैयारी में जुट जाइए। हम जल्द ही किले पर लौट आएंगे, लेकिन आप सुबह होते ही रायगढ़ के लिए रवाना हो जाइए। पिताश्री, फिर आपके साथ यहाँ कौन होगा? हमारे साथ हमारे लोग ही हैं यहाँ। आप चिंता मत कीजिए। पिताश्री, हम 2-3 दिन बाद जाते हैं। नहीं शंभू राजा, अब फिर से अपनी भावनाओं को बीच में मत लाइए। कल सुबह होते ही निकल जाइए, और अब दक्षिण मुहिम के नेतृत्व की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हम मुहिम में रहेंगे, लेकिन पालखी में। हम हाथ में तलवार तक नहीं थामेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आपकी ही तलवार को देखेंगे। हम आपके पराक्रम देखने वाले हैं। पिताश्री, इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है? आप हमें लड़ाई करते वक्त देखें, तलवार चलाते वक्त देखें, और जब शत्रु को हराएंगे तब देखें। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या? यही तो हमारी इच्छा थी। इस मुहिम का संपूर्ण नेतृत्व हम आप पर सौंप रहे हैं। पिताश्री, हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। इस मुहिम का नेतृत्व आपके ऊपर सौंपने की वजह है वो औरंगजेब। आपके ऊपर सौंपी हुई नेतृत्व से हमें उसे सूचित कराना है कि आपके रूप में दूसरा शिवाजी दक्कन में खड़ा हो गया है। इस बात की उसे खबर हो जानी चाहिए, इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। पिताश्री, आप आराम कीजिए। दूसरा प्रहार शुरू हो गया है। शंभू राजा, हमने दिन और रात को कभी अलग समझा ही नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ी सी थकावट हो गई है। लेकिन आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आप बैठिए यहाँ। पिताश्री, अब और बातें नहीं, आप आराम कीजिए। शंभू राजा, ऐसा वक्त हमें मिलता नहीं है। आप जल्दी किले पर वापस आने वाले हैं ना, तब बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सूर्योदय होते ही रवाना हो जाइए। मुहिम की तैयारी जोरों से शुरू कर दीजिए। पिताश्री, जब आप रायगढ़ पर आएंगे तब फौज तैयार खड़ी दिखेगी। जगदम, अब आप भी थोड़ा आराम कीजिए, और कल रवाना होते समय फिर मिलने की कोई जरूरत नहीं है। ख्याल रखिए। हमें निकलना है। जी युवराज, मैं आगे जाता हूँ और रास्ते का मुआयना करता हूँ। फौज की एक टुकड़ी को 10 कदम दूर हमारे पीछे चलने के लिए कह दीजिए। जी युवराज। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सावधान रहिए। जी युवराज, चिंता मत कीजिए। पंत सुरनिस ने हमें सारी सूचनाएं दी हैं। आज ऐसा क्यों हो रहा है? मथुरा में हमें अलविदा करते वक्त महाराज के कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे।
क्योंकि उस वक्त हम मुसीबत में थे और अब महाराज स्वराज्य में अपने ही किले पर है। फिर भी महाराज को छोड़कर जाने के लिए हमारे कदम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? जनाब जी महारानी, ये सब संदूक में डालकर अजिंक्य तारा के लिए भेज दो। अरे नगाड़े बज रहे हैं, कौन आया है? शंभू राजा जी किले पर आ गए हैं। आ भी गए इतनी जल्दी? जी महारानी, जाने की जल्दी, आने की जल्दी। ठीक है, इस शतरंज को संदूक में भरकर रख दो और आज के आज घुड़सवार के साथ अजिंक्य तारा के लिए भेज दो। वहां महाराज का दिल बहल जाएगा। शंभू राजा निकल गए? जी महाराज। कब निकले वो? सूर्योदय पर ही युवराज किले से नीचे उतरे हैं, लेकिन लग रहा था कि जाने की इच्छा नहीं थी उनकी। बहुत देर तक आपके कमरे के बाहर ही रुके थे, फिर आपके पास आए, आपको बड़ी ध्यान से देखा। जाऊं कि ना जाऊं इसी दुविधा में थे वो। आखिर सूर्योदय हुआ और वो चले गए। बहुत प्रेम करते हैं वो हमसे। जी महाराज। थोड़ा खाना भेज दीजिए और थोड़ा दूध भी भेजना। जी महाराज। हमारी फौज जहां कहीं भी है, सबको वापस बुला लिया जाए। ऐसा कैसे कर सकते हैं युवराज? हमारे कुछ फौजी मुगलों के किले पर घेराबंदी करके बैठे हैं और कुछ तो नासिक की परगनी में है। मोरोपंत मुहिम में फंसी हुई फौज नहीं, जो बची हुई फौज है उन्हें वापस बुला लीजिए, ऐसा कह रहे हैं हम। जी जी। इसके अलावा हमारे गांव में जो बारगीर है उन्हें भी बुला लीजिए। जी जी युवराज। नई फौज की अगर भर्ती करनी पड़े तो वो भी कर दीजिए। वो तो हम करेंगे युवराज, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? मतलब कारण नहीं पता चला। दक्षिण दिग्विजय। माफ कीजिए युवराज, लेकिन दक्षिण दिग्विजय की तैयारी करने के लिए महाराज स्वस्थ होने चाहिए। उनकी तबीयत सही नहीं है और हम उनके पीठ पीछे कुछ करेंगे तो। हम पर विश्वास नहीं है क्या? विश्वास है युवराज, परंतु महाराज की योजना बनाने में और आपकी योजना बनाने में काफी अंतर है। हाँ, वही कहना चाह रहा था। परंतु फौज को इकट्ठा करने में कितना समय लगता है? परंतु एक बार फौज भर्ती होने के बाद वेतन का और बाकी सारा खर्चा सरकार पर पड़ता है। हाँ, और वो तनाव हमारी तिजोरी पर आता है। ये सब मंजूर है हमें, परंतु हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो खुद की मर्जी से नहीं, महाराज के आदेश के अनुसार कर रहे हैं। महाराज ने आदेश दिया है फौज इकट्ठा कीजिए, फौज इकट्ठा कर रहे हैं हम। फिर ठीक है युवराज। और रही बात महाराज की प्रकृति की, तो महाराज की प्रकृति अब अच्छी है, ठीक है? वो बीमारी की वजह से नहीं गए, हवा पानी बदलने के लिए अजिंक्य तारा पर गए हैं और कल रात को ही उन्होंने बहुत सारी बातचीत की हमसे। हाँ, वो हो सकता है, उसमें दो राय नहीं है। अनाजी पंत, जहां मैं कहने वाले बड़े बड़े दुश्मनों ने महाराज के सामने अपनी गर्दन झुका दी, वहां पर बीमारी तो बहुत छोटी बात है। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, पर
परंतु मोरोपंत, अब ये परंतु ऐसी सारी बातें मन से निकाल दीजिए। हमारे अनुसार महाराज ज्यादा समय अजिंक्य तारा पर नहीं रहेंगे। किसी भी दिन वो रायगढ़ पर हाजिर हो जाएंगे। इसीलिए महाराज के आदेश की तामील की जाए। माताश्री, आपने बुलाया हमें? हाँ, आइए बैठिए। माफ कीजिएगा माताश्री, परंतु अभी हम बैठ नहीं सकते। युवराज का किले पर आगमन हो गया है। हमने दासियों से सुना। देखिए ना, कितनी सुबह निकल गए होंगे। पूरे रास्ते कुछ खाया या नहीं खाया कुछ मालूम नहीं। और इसके बावजूद हमें पता चला है कि किले पर आते ही सीधा दरबार में गए हैं। हम भी तो वही कह रहे हैं युवरागी। युवराज कल ही तो गए थे महाराज के साथ। अजिंक्य तारा पास लगता है, लेकिन है तो दूर ही। वो तो है। मतलब इतनी दूर की यात्रा की और जैसे गए वैसे ही लौट कर आ गए। हाँ, इतनी जल्दी आ गए वापस। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो गए क्यों। किस लिए इतनी भाग दौड़, किस लिए इतनी बेसब्री? माताश्री, ये बात तो हम भी नहीं समझ पा रहे। नहीं, अगर जल्दी ही लौटना था तो हमें कह देते, हम चले जाते। हम तो जाने के लिए तैयार थे ना। पर नहीं, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। वैसे भी अजिंक्य तारा पर कड़ी पहरेदारी है ऐसा भी नहीं है। सभी रानियां यहीं पर है। हम में से कोई भी एक चला जाता। मतलब सकवार रानी, सगुना रानी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख सकते थे, है ना? हाँ, परंतु माताश्री, पिताश्री ने ही युवराज को साथ चलने को कहा। इसलिए तो हम चुप बैठ गए। फिर महाराज के मन में क्या होता है ये बात नहीं समझ आती। हम करने कुछ और जाते हैं और हो कुछ और ही जाता है। ये उचित नहीं किया उन्होंने। जी, पिताश्री आपके हैं, परंतु वो छत्रपति हैं। उन्हें ऐसे अकेले छोड़कर आना हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। परंतु माताश्री, किले पर बहुत से भरोसेमंद लोग हैं उनका ध्यान रखने के लिए, और साथ में सुरक्षा भी तो है। हम आपकी बात मानते हैं, पर हम जैसे नजदीक जाकर कुछ बातें पूछ सकते हैं, वैसे वो पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछ सकते तो अंतर तो होगा ना। वो तो है ही, परंतु पिताश्री की प्रकृति अच्छी ही होगी, है ना? और अच्छी होनी भी चाहिए। पर वो लौट कर क्यों आए, ये बात हमें नहीं समझ आ रही है। किले पर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था? माताश्री, युवराज जैसे ही हमारे महल में आएंगे हम उन्हें आपके पास भेज देंगे। ठीक है, हम चलते हैं। वैद्य जी, सूर्योदय के बाद ही आप धड़कनें देख कर गए थे, अब फिर से? सावधानी बरतनी पड़ती है। खा लीजिए, उसके बाद दवा देता हूं। ठीक है। आज हम बहुत बहुत खुश हैं। पूरा जीवन सफल हो गया ऐसा लग रहा है हमें। आपको अजिंक्य तारा पर होना चाहिए था येसु रानी। आप भी पिताश्री को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसे देखकर कल वो ना ही छत्रपति थे और ना ही महाराज थे, ना राजा थे, ना ही बड़े योद्धा थे, ना ही क्षत्रिय कुलावट थे। वो सिर्फ और सिर्फ एक पिता थे। सिर्फ हमारे पिताश्री। कितने विषयों पर बातचीत की हमसे,
कितनी छोटी छोटी बातों के बारे में सोचते हैं वो। हमारे लिए उनके मन में कितनी सावधानी है। यीशु रानी, कल पहली बार हमें महसूस हुआ कि हमारे पिताश्री हमारे सिर्फ पिता ही नहीं, हमारे दोस्त भी हैं। कोई अंतर नहीं रखा था उन्होंने। सब कुछ कितना स्वच्छ, सब कैसे चमकते हुए। हम तो उनके पुत्र हैं। हमारी बात तो छोड़ ही दीजिए, पर किसी के लिए भी उनके मन में संकोच नहीं है। धर्म, जाति, पंथ, इसके लिए मन में कोई शत्रुता नहीं। हमसे कहा प्रजा को गले लगाकर रखना है। प्रजा की तरफ से जो समाधान मिला है, यही हमारा सुख है, यही हमारा धर्म भी। बहुत सारी बातें की होंगी, बहुत सी बातें। अच्छा है, इतने दिनों बाद आप दोनों ने साथ वक्त बिताया। यीशु, कल हमें पहली बार पिताश्री की मुट्ठी में बाघ के नाखून के अलावा बचपन मिला। पहली बार उनकी मुट्ठी में तलवार के अलावा मित्रता का बंधन दिखा। उनके सीने पर चिलकट नहीं था, चिंता का एक पतला सा आवरण था। युवराज, आपकी बातें सुन के लगता है कि सचमुच हमने एक बहुत ही सुनहरे मौके को खो दिया। हमसे कहा कि शत्रु की सेनाओं को गिनते मत बैठिए, खुद के फितूर को ढूंढिए। हमसे कहा रुकिए मत, जल्द से जल्द रायगढ़ की ओर रवाना हो जाइए। छत्रपति बीमार है तो युवराज को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। काश हम होते तो कितने भाग्यशाली होते ना हम। यीशु, हमने पिताश्री के मुंह से स्वराज्य के तत्व सुने हैं, उनके विचार सुने हैं, उनकी उसके पीछे की भावना समझी। सच में हम तो पिताश्री के पैरों की धूल तक नहीं है। सूर्य की वृद्धि होगी, चांद ढल जाएगा, महीने आ जाएंगे, साल बीत जाएंगे, काल संवत्सर को आलिंगन ले लेगा, शतक आएंगे, शतक चले जाएंगे, पर पिताश्री रहेंगे। हमारे पिताश्री सदैव रहेंगे। ऐसे पिता के हम पुत्र हैं। कितना बड़ा भाग्य है हमारा। और इसीलिए ही हमारे कदम आगे नहीं बढ़ रहे। युवराज, हमें लगता है कि पिताश्री को कहीं बाहर नहीं जाने देना चाहिए। कितना कुछ किया है उन्होंने 15 साल की उम्र से। रात दिन मेहनत की है उन्होंने। परंतु युवराज, अब वक्त है कि हम उनकी तकलीफों को कम करें। और सच कहें तो किले पर सबकी यही इच्छा है। और माताश्री, हे भगवान, हम तो भूल ही गए। बड़ी माताश्री ने आपको अपने महल में बुलाया है। क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं, पेट में दर्द हो रहा है। चलिए। क्या हुआ महाराज? मेरे मन में एक शंका थी, इसलिए आपके पास आया। कैसी शंका?
महाराज वहाँ अजिंक्य तारा पे आराम कर रहे हैं और यहाँ युवराज उनके नाम से हमें आदेश दे रहे हैं। कैसा आदेश? फौज खड़ी करने का। अच्छा। ऊपर से किले पर बड़े लोग नहीं हैं। हम्बीर राव कल्याण भिवंडी की तरफ गए हैं। ये साजी कंक नहीं है, आनंद राव अक्काजी नहीं है। मतलब महत्वपूर्ण लोग किले पर नहीं है। इसीलिए आपके पास आया था चर्चा करने के लिए कि करूं भी तो क्या करूं। ऊपर से महाराज का लेखी आदेश नहीं है। सैन्य दल खड़ा करना, युद्ध की तैयारी करना, इन सब से भी जरूरी है महाराज की तबीयत ठीक होना। उन्हें वहीं पर रुक जाना चाहिए था। यहाँ आकर गड़बड़ करने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही कहा। ऊपर से महाराज ठीक नहीं है, फौज लेकर जाएंगे भी तो कहाँ, और महाराज की तबीयत बिगड़ भी तो सकती है। माताश्री, आपने बुलाया? हाँ। कोई सेवा? अब महाराज की तबीयत कैसी है? ठीक है। उत्तम। युवराज, आप इतनी जल्दी लौटकर आ गए? पिताश्री ने ही वैसा आदेश दिया था, कहा जाइए। परंतु फिर भी उन्हें समझाकर वहीं पर रहना चाहिए था ना? माताश्री, हम भी वही कह रहे थे। तो पिताश्री ने कहा छत्रपति की प्रकृति ठीक नहीं है, इसलिए काम रुकने नहीं चाहिए। तो हम आ गए। वो अच्छा किया। बाकी किले की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था अच्छी है। आपने खुद ही सभी व्यक्ति का चुनाव किया है, इसलिए व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसके अलावा बावर्ची को माताश्री ने ही भेजा है। उनको महाराज की पसंद नापसंद सब पता है, और माताश्री ने सूचना भी तो दी है। कल रात पिताश्री और हम एक साथ ही भोजन कर रहे थे। तो क्या बनाया था उन्होंने? कुछ खास नहीं, मूंग की दाल और चावल थे, और हमारे लिए भांगीरे की सब्जी भी थी। महाराज को पसंद आया ना? जी हाँ, बातचीत करते करते खाना अच्छी तरह खाया। उसके बाद दूध भी मांगा उन्होंने। क्या हो रहा है महाराज? पेट में जलन हो रही है। वैद्य जी, बहुत तकलीफ हो रही है। तश्तरी लाओ। जगदम्ब। तुरंत रायगढ़ को संदेशा भेजिए। जी। महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, ये खबर दीजिए। तेज संदेशवाहक भेजिए। माताश्री, सच तो यह है कि अजिंक्य तारा से लौटने के लिए हमारे कदम बढ़ ही नहीं रहे थे। बहुत समय तक हम किले पर ही ठहरे थे। पता नहीं क्यों, पर पिताश्री को छोड़कर आने का मन ही नहीं हो रहा था। इसलिए हम कह रहे थे, आप कुछ जल्दबाजी मत कीजिए। सैन्य दल बढ़ाना आसान है, परंतु उसे संभालना मुश्किल। महाराज को आने दीजिए, फिर आगे का काम कीजिए। जी। प्रणाम महारानी। माफ कीजिए, अजिंक्य तारा से संदेश आया है। संदेश? अजिंक्य तारा से? भेज दो। जी। महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। राज वैद्य जी ने सभी को जल्दी बुलाया है। सभी को मतलब? अचानक से? महाराज की तबीयत अचानक से ज्यादा बिगड़ी है।
पंत सुरनिस ने हमें सारी सूचनाएं दी हैं। महारानी ने महाराज जी के खाने के बारे में और कौन से दिन कौन सा खाना देना है, ये सारी बातें बता दी। आपका और महाराज का भोजन अलग अलग बनाओ।